नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकती हैं, 1.5 सदी पहले काफी तहलका मचाया था। हाँ, बिल्कुल। और जिसके विचार आज भी हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। सही कहा। हम बात कर रहे हैं चेसारे लोम्ब्रोसो की 1891 में छपी किताब द मैन ऑफ जीनियस की। सोचिए, 130 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये किताब, लेकिन जीनियस यानी प्रतिभा को समझने के हमारे तरीकों को आज भी कहीं ना कहीं चुनौती देती है। देती तो है। लोम्ब्रोसो का दावा वाकई चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि जीनियस कोई ऊपर से उतरा हुआ असाधारण इंसान नहीं है। हाँ। बल्कि ये एक तरह का डिजेनरेशन यानी पतन है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपराधियों या कह लीजिए मानसिक रूप से अस्थिर लोगों में देखा था। ये उनका मेन पॉइंट था। हाँ, तो ये किताब जीनियस के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को परत दर परत खोलती है। बिल्कुल। आज इस चर्चा का मकसद यही है कि लोम्ब्रोसो के इन विवादास्पद विचारों को समझें, उनके स्रोतों को देखें और ये भी देखें कि आज के दौर में उनकी क्या प्रासंगिकता बची है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हम लोम्ब्रोसो की इस किताब के सारांश और विश्लेषण पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही इससे जुड़े कुछ जो हालिया साइंटिफिक रिसर्च हैं, खासकर 2020 से 2025 के बीच की, अच्छा, उन पर भी नजर डालेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञान आज इस पूरी पहेली के बारे में क्या कहता है। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लोम्ब्रोसो से पहले जीनियस को किस नजरिए से देखा जाता था? क्या ये हमेशा से एक रहस्य ही था? हाँ, ज्यादातर तो यही था। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, अरस्तु के समय से लेकर 19वीं सदी तक जीनियस को अक्सर एक पहेली ही माना जाता था। कोई कहता था ये भगवान की देन है, कोई कहता था किस्मत का खेल है, या फिर एक तरह का जुनून है बस। हाँ। इसे समझने का कोई व्यवस्थित साइंटिफिक तरीका नहीं था। और यहीं लोम्ब्रोसो ने एक कह सकते हैं अलग रास्ता चुना। उनका विश्वास था कि विज्ञान की मदद से इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी और जाहिर है उस समय के हिसाब से बेहद विवादास्पद विचार सामने रखा। क्या था वो? कि जीनियस और पागलपन ये अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, शायद एक ही सिक्के के दो पहलू। ओहो। हाँ, उनकी पूरी किताब इसी एक केंद्रीय सिद्धांत को मजबूती से रखने की कोशिश करती है कि महान दिमाग वाले लोग अक्सर किसी न किसी तरह से असंतुलित या टूटे हुए होते हैं। अच्छा। वे डिजेनरेशन या जिसे उन्होंने पतन कहा, उसके शिकार होते हैं। अच्छा, तो ये जो डिजेनरेशन का विचार है, इसे थोड़ा और समझते हैं। ये था क्या, और लोम्ब्रोसो ने इसे जीनियस से जोड़ा कैसे? मैंने सुना है किताब के पहले हिस्से में उन्होंने कुछ शारीरिक लक्षणों की बात की है। हाँ, बिल्कुल। किताब के शुरुआती चैप्टर्स लगभग चैप्टर 1 से 3 वो इसी पर फोकस करते हैं। लोम्ब्रोसो ने दावा किया कि जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनमें अक्सर कुछ खास असामान्य शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे औसत से बढ़े या अजीब बनावट वाले कान, जरूरत से ज्यादा लंबी उंगलियां, या फिर चेहरे की बनावट में एक तरह की विषमता, सिमिट्री नहीं होना। अच्छा। उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे बीथोवन जैसे संगीतकारों या कुछ मानसिक रोगियों के चेहरों की बनावट का हवाला दिया। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि लोम्ब्रोसो ने इन लक्षणों को एटाविज्म का नाम दिया। एटाविज्म, ये क्या है? हाँ, उनका मानना था कि ये हमारे जो आदिम पूर्वज थे उनके शारीरिक अवशेष हैं। अच्छा। हाँ, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे और अब इन असाधारण व्यक्तियों में फिर से उभर आए हैं। उनके हिसाब से जीनियस का दिमाग भले ही औसत से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो अक्सर सही नहीं होता। उसमें किसी ना किसी तरह का असंतुलन या गड़बड़ी होती है। आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका असंतुलित होना। यानी सिर्फ बाहरी बनावट नहीं, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उनका ध्यान था। बिल्कुल। चैप्टर 4 और 5 शायद इसी से जुड़े हैं। बिल्कुल। लोम्ब्रोसो ने अपने अध्ययन में पाया कि ज्यादातर जीनियस जिन्हें उन्होंने परखा, वो किसी न किसी गंभीर या पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, और कई तरह की नर्वस या तंत्रिका संबंधी बीमारियां उनमें काफी आम थी। अच्छा। उन्होंने शेक्सपियर और मोजार्ट जैसे कई प्रसिद्ध नामों का उदाहरण दिया जो लगातार खराब स्वास्थ्य से पीड़ित रहे। और यहीं उनकी सोच और भी ज्यादा कह सकते हैं गैर पारंपरिक हो जाती है। कैसे? लोम्ब्रोसो ने इन बीमारियों को सिर्फ एक कमजोरी या दुर्भाग्य की तरह नहीं देखा। तो फिर उनका तर्क था कि शायद यही बीमारियां, यही शारीरिक और मानसिक अस्थिरता उनकी असाधारण रचनात्मकता या अद्भुत प्रतिभा का स्रोत थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये उनके पतित या असाधारण स्वभाव का ही एक और सबूत था उनके नजरिए से।
ये वाकई एक अजीब नजरिया था। ये तो हुई शारीरिक पक्ष की बात। अब किताब के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां मानसिक और न्यूरोलॉजिकल जुड़ावों पर जोर है। चैप्टर 6 से 8 शायद पागलपन और जीनियस के कथित रिश्ते पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये लोम्ब्रोसो के तर्क का शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सा है। अच्छा, उनके अनुसार जीनियस व्यक्ति अक्सर न्यूरोटिक होते हैं। न्यूरोटिक। हाँ, उनमें हिस्टीरिया, मेलैंकलिया यानी गहन उदासी, या पैरानोया मतलब बिना वजह शक करना, ऐसी मानसिक स्थितियां आम हो सकती हैं। और उनका मानना था कि ये मानसिक अस्थिरताएं उनकी क्रिएटिविटी को कम नहीं करती, बल्कि शायद उसे और भड़काती हैं, उसे एक नई दिशा देती हैं। ये तो बड़ा अजीब तर्क है तो और यही उनका वो मशहूर और काफी उत्तेजक कथन आता है, जैसा स्रोत में उल्लेख है, बिना थोड़े पागलपन के कोई जीनियस नहीं होता। ओह, हाँ, ये विचार उस समय की पारंपरिक धारणाओं पर सीधा हमला था, जहां जीनियस को आमतौर पर मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ और संतुलित माना जाता था। लोम्ब्रोसो कह रहे थे कि नहीं, महानता अक्सर अस्थिरता की कोख से ही जन्म लेती है। फिर चैप्टर 9 से 11 में एपिलेप्सी यानी मिर्गी की भूमिका पर खास ध्यान दिया गया है। लोम्ब्रोसो ने पाया कि इतिहास की कई महान हस्तियां, जैसे जूलियस सीजर या स्रोत में जैसा उल्लेख है महात्मा, हाँ, शायद गांधी जी का संदर्भ हो, हालांकि स्रोत स्पष्ट नहीं करता। हाँ, तो ये लोग एपिलेप्टिक थे। ये कैसे फिट होता है उनकी थ्योरी में? लोम्ब्रोसो का मानना था कि मिर्गी के दौरे, जो चेतना की एक बदली हुई अवस्था होते हैं, शायद उनके असाधारण विचारों, अंतर्दृष्टि या विजन का स्रोत हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही उनके लिए ये डीजेनरेशन का एक और पक्का संकेत था, एक स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी जो उन्हें सामान्य लोगों के दायरे से बाहर रखती थी। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है, लोम्ब्रोसो का इन न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को सीधे तौर पर जीनियस की प्रकृति से जोड़ना उनके समय के लिहाज से एक बहुत बड़ा और नया कदम था। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। आज भले ही हम उनके निष्कर्षों को साइंटिफिकली सही ना माने, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के दरवाजे जीनियस के अध्ययन के लिए खोलने की कोशिश की। ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। चलिए अब किताब के तीसरे भाग पर आते हैं, जहां आनुवंशिकता और सामाजिक कारकों की बात होती है। चैप्टर 12 से 14 वंशानुगत जीनियस पर केंद्रित है। हाँ, लोम्ब्रोसो ने ये पैटर्न देखा कि प्रतिभा अक्सर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अच्छा, जैसे? उन्होंने बाख परिवार का संगीत में या डार्विन परिवार का विज्ञान में उदाहरण दिया। लेकिन उन्होंने यह भी नोट किया कि इन प्रतिभाशाली परिवारों में अक्सर गरीबी, मानसिक अस्थिरता या जिसे वो पागलपन कहते थे, जैसे नेगेटिव लक्षण भी साथ साथ चलते थे। ओहो, हाँ, उनका निष्कर्ष था कि जीनियस का जन्म एक लॉटरी जैसा है। आपको महान प्रतिभा तो मिल सकती है, लेकिन उसके साथ कई रिस्क भी जुड़े होते हैं। ये तो है। और फिर चैप्टर 15 से 17 में महिला जीनियस पर उनके विचार आते हैं, जो आज के मानकों से मतलब बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। लोम्ब्रोसो का मानना था कि बायोलॉजिकल लिमिटेशंस के कारण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जीनियस कम पाया जाता है। उफ। हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोम्ब्रोसो का निजी विचार था, जो उनके समय के गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों और उस वक्त की साइंटिफिक समझ की सीमाओं से प्रभावित था। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हम इस विचार का कतई समर्थन नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस दौर के नजरिए को दिखाता है बस। और अंत में चैप्टर 18 से 20 समाज पर जीनियस के प्रभाव की बात करते हैं। हाँ, लोम्ब्रोसो मानते थे कि जीनियस समाज के विकास के लिए अनिवार्य हैं। वे नए विचार लाते हैं, पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं, क्रांति लाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे वो अक्सर अकेले, नाखुश और समाज से कटे हुए महसूस करते हैं। अच्छा। वे दुनिया तो बदल सकते हैं, पर अपनी निजी जिंदगी में अक्सर शांति या खुशी नहीं पाते। ये तो बड़ा विरोधाभास है ना? यहाँ लोम्ब्रोसो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन सामने रखते हैं। समाज को जीनियस के असाधारण योगदान का फल तो मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो सामाजिक अलगाव हो, मानसिक अस्थिरता हो या खराब स्वास्थ्य। यह प्रतिभा और पीड़ा के बीच एक जटिल और अक्सर दुखद रिश्ता है। तो इन सब बातों के बाद लोम्ब्रोसो का अंतिम निष्कर्ष क्या था? मतलब उनकी नजर में जीनियस की असली सच्चाई क्या थी?
उनका मुख्य और अंतिम सारांश यही था कि जीनियस कोई दैवीय वरदान या कोई सुपर पावर नहीं है, हाँ। बल्कि डीजेनरेशन यानी पतन का ही एक रूप है। अच्छा। जैसे अपराधी अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाता, जैसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है, वैसे ही जीनियस भी किसी न किसी रूप में असामान्य या पतित होता है। उनकी विवादास्पद थ्योरी में अपराधी, पागल और जीनियस, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही स्पेक्ट्रम पर खड़े थे, मतलब नॉर्मल से हटे हुए। ये तो काफी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और इसके सामाजिक निहितार्थ भी गहरे थे। लोम्ब्रोसो ने समाज के सामने ये कठिन सवाल खड़ा किया कि जीनियस की असली कीमत क्या है? क्या हमें सिर्फ उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए या उनकी संभावित पीड़ा और अस्थिरता को भी समझना और स्वीकार करना चाहिए? उनकी किताब ने पहली बार क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों को जीनियस के अध्ययन से जोड़ने का प्रयास किया। ये नजरिया भले ही आज साइंटिफिकली रिजेक्टेड और बेहद विवादास्पद हो, पर इसने निश्चित रूप से उस समय सोचने के लिए एक नई, भले ही असहज दिशा दी। ये जानना बहुत जरूरी है कि लोम्ब्रोसो के इन विचारों को आज का विज्ञान किस नजर से देखता है, क्योंकि जाहिर है 130 सालों में हमारी समझ बहुत बदल गई है। बिल्कुल। आज लोम्ब्रोसो के ज्यादातर सिद्धांतों, खासकर वो शारीरिक लक्षणों, एटाविज्म पर आधारित जो उनके निष्कर्ष थे, हाँ। उनकी कड़ी आलोचना होती है और उन्हें वैज्ञानिक तौर पर खारिज कर दिया गया है। उन्हें अक्सर स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान माना जाता है। अच्छा। लेकिन जीनियस, क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ के बीच कुछ जटिल जुड़ावों पर रिसर्च आज भी जारी है। हालांकि अब नजरिया ज्यादा बैलेंस्ड और मानवीय है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, हाल के कुछ शोध, मतलब 2020 से 25 के बीच के, इस पर दिलचस्प रोशनी डालते हैं। कुछ पॉइंट्स देखें। हाँ, जरूर बताइए। पहला, सिंपली साइकोलॉजी में अक्टूबर 2025 में एक एनालिसिस छपा जो लोम्ब्रोसो की थ्योरी को साफ तौर पर स्यूडो साइंटिफिक कहता है। ठीक है, लेकिन ये भी मानता है कि जीनियस और मेंटल हेल्थ के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता हो सकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि हाई क्रिएटिविटी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी स्थितियों के बीच लगभग 20% मामलों में कुछ कनेक्शन पाया गया है। हालांकि ये सीधा कॉज इफेक्ट नहीं है। दिलचस्प। और दूसरा, जर्नल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन 2023 का एक शोध लोम्ब्रोसो के डीजेनरेशन के विचार को यूजेनिक्स की वैचारिक जड़ों से जोड़ता है। ओहो, यूजेनिक्स तो बहुत खतरनाक विचार था। हाँ, बिल्कुल, और ये चिंताजनक है। यही शोध ये भी इशारा करता है कि इसी तरह के पूर्वाग्रह यानी बायस की चिंता आज एआई बेस्ड टैलेंट स्क्रीनिंग सिस्टम्स को लेकर भी उठाई जा रही है। एआई में भी? हाँ, जहां लगभग 30% स्टडीज में किसी न किसी तरह का बायस देखा गया है। मतलब मशीनें भी प्रतिभा को पहचानते हुए पक्षपात कर सकती हैं। बाप रे। और कोई रिसर्च? तीसरा, रिसर्च गेट पर अगस्त 2025 का एक पेपर कहता है कि लोम्ब्रोसो की मेथोडोलॉजी में गंभीर कमियां थीं, जैसे बहुत छोटे सैंपल साइज और कंफर्मेशन बायस। लेकिन वो ये भी मानता है कि उनकी इंट्यूशन कमाल की थी। उन्होंने फिजिकल लक्षणों को जेनेटिक्स से जोड़ने की कोशिश की थी, जो अपने समय से आगे की सोच थी। अच्छा। आज मॉडर्न GWS स्टडीज में IQ और कुछ शारीरिक बनावटों के बीच लगभग 15% तक का एक जटिल जेनेटिक संबंध मिला है। हालांकि ये लोम्ब्रोसो के दावों से बहुत अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा है। समझ गए। और चौथा, PMC हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन साइंसेस
2022 का अध्ययन साफ करता है कि लोम्ब्रोसो की जीनियस पागलपन थ्योरी को मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आर्ट थेरेपी जैसी विधाओं में क्रिएटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन के बीच के संबंध का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आर्ट थेरेपी तो काफी पॉपुलर हो रही है। बिल्कुल। और कुछ स्टडीज में इससे क्रिएटिविटी में 25% तक का इंप्रूवमेंट भी देखा गया है। अच्छा। तो ये लोम्ब्रोसो के विचार का एक कह सकते हैं अप्रत्याशित पॉजिटिव पहलू हो सकता है। अच्छा। और पांचवा पॉइंट, और पांचवा, मैनचेस्टर हाइव 2023 का शोध फांसीवादी इटली में लोम्ब्रोसो की विवादास्पद विरासत पर प्रकाश डालता है, जहां उनके विचारों का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ था। हाँ, ये खतरा तो रहता ही है। बिल्कुल। आज एथिकल साइकोलॉजी यानी नैतिक मनोविज्ञान में इस बात पर जोर है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो जीनियस हो या नहीं, डिजेनरेट या पतित जैसे अपमानजनक लेबल से न जोड़ा जाए। हाँ। और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को कलंक की तरह न देखा जाए। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि जहां एक तरफ लोम्ब्रोसो के कई अतिवादी मतलब पूर्वाग्रहों से भरे और अवैज्ञानिक विचारों को विज्ञान ने नकार दिया है, हाँ, वहीं दूसरी तरफ जीनियस, क्रिएटिविटी, आनुवंशिकता और मेंटल हेल्थ के बीच के जो जटिल और नाजुक संबंध हैं, उन पर रिसर्च आज भी जारी है। बिल्कुल। लेकिन अब ये रिसर्च ज्यादा संवेदनशील, नैतिक और वैज्ञानिक रूप से मजबूत तरीकों से हो रही है। सही कहा। तो इस पूरी गहरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य सीख क्या हो सकती है? मेरे विचार में सबसे बड़ी सीख ये है कि जीनियस होना शायद उतना सीधा, सरल या सिर्फ गौरवशाली नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं। ये असाधारण प्रतिभा, गहरे व्यक्तिगत संघर्ष, शायद लोम्ब्रोसो के विवादास्पद शब्दों में कहें तो पतन के कुछ तत्व, हाँ, और रचनात्मकता का एक बेहद जटिल, अक्सर दर्दनाक मिश्रण हो सकता है। ये हमें महानता के पीछे के इंसान को उसकी चुनौतियों को देखने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद लोम्ब्रोसो का भले ही अनजाने में दिया गया संदेश ये भी हो सकता है कि हम जीनियस का सम्मान करें, उनकी उपलब्धियों को सराहें, लेकिन साथ ही उनकी संभावित पीड़ा, उनके संघर्षों और उनकी मानसिक चुनौतियों के प्रति भी संवेदनशील बने। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये 150 साल पुरानी किताब आज भी हमें एक तरह की चेतावनी देती है कि प्रतिभा को सिर्फ बायोलॉजी या शारीरिक लक्षणों या किसी एक पैमाने तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। और न ही मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को कमजोरी या कलंक समझना चाहिए। सही। तो आखिर जीनियस कौन है? उसकी परिभाषा क्या है? लोम्ब्रोसो की किताब अपने तमाम विवादों के बावजूद हमें इस बुनियादी सवाल पर नए सिरे से और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, भले ही हम उनके जवाबों से सहमत न हों। और यहीं से एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, अगर असाधारण प्रतिभा वाकई उन कुछ लक्षणों या प्रवृत्तियों से जुड़ी हो सकती है, जैसे मानसिक अस्थिरता, सामाजिक अलगाव या गहन जुनून, तो एक समाज के तौर पर हमें ऐसी प्रतिभा को कैसे बढ़ावा देना चाहिए? हम उनकी क्रिएटिविटी को कैसे पोषित करें बिना उनकी संभावित कमजोरियों को नजरअंदाज किए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनकी इन तथाकथित कमजोरियों या चुनौतियों को स्वीकार करना उन्हें कमजोर बनाता है या शायद ज्यादा मानवीय और समझने लायक बनाता है? इस सचमुच सोचने वाली बात है। अगर कोई लोम्ब्रोसो की इस ऐतिहासिक और विवादास्पद किताब को खुद पढ़ना चाहे तो हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और इंटरनेट आर्काइव जैसी वेबसाइट्स पर कई फॉर्मेट्स में मुफ्त में उपलब्ध हो सकती है। अच्छा, कुछ ऑनलाइन स्टोर्स पर इसके पेड एडिशंस भी मिल सकते हैं। बढ़िया। तो इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप लोम्ब्रोसो के किसी तर्क से इत्तेफाक रखते हैं या उन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं? अगली बार आप किस विषय पर इसी तरह की गहरी जानकारी चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।